ओके जी, तो डिस्चार्ज या एग्जीट्यूट की बेस पे जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की तीन टाइप्स है ना, उसकी हम अब सेकंड टाइप पढ़ने लगे हैं, प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ ली थी म्यूकोप्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम पिंक आई के नाम से जान रहे थे। और प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस को हम गोनोकोकाई कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं, दूसरा नाम इसका ये है। तो जो गोनोकोकाई है ना, ये नाइजीरिया गोनोरिया की बेस पर रखा गया है, क्योंकि नाइजीरिया गोनोरिया इसका कॉज है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने लाइन इसके बारे में याद रखनी है प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस के बारे में, वो ये है कि हाइपर एक्यूट इन नेचर है। पेशेंट बोलेगा मैं 6 घंटे पहले 5 घंटे पहले बिल्कुल ठीक था, मैं सो के उठाऊँ तो मेरी आंखों में से पस निकलनी शुरू हो गई है, रेडनेस हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई है, बड़ी जलन हो रही है और बड़ा ऐसे फील हो रहा है, मुझे डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ मैं। तो आपने जान लेना कि ये गोनोकोकाई ही कर सकते हैं ये काम। तो गोनोकोकाई का कोज पढ़ लेते हैं हम। गोनोकोकाई कोज है जो कि नाइजीरिया गोनोरिया के नाम से जाना जाता है। इसका पाथवे ऑफ इन्फेक्शन है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक, जो कि हमारा जेनिटेलिया या यूरिनरी ट्रैक है, नॉर्मली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो बच्चों में कैसे देखा जाएगा? बच्चों में ये होगा कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो ये जेनिटेलिया ट्रैक से जब बच्चा पैदा हो रहा होगा वहाँ से पास कर रहा होगा, तो उसकी आंखों में इन्फेक्शन फैल जाएगा, नाइजीरिया गोनोरिया चला जाएगा और ये प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस कर देगा। और अडल्ट्स में हो सकता है कि वो जो जेनिटेलिया की सिक्रीशन है उसको टच किया है और बाद में उसने अपनी आंखों में हाथ लगा दिया और वहाँ से नाइजीरिया गोनोरिया आंखों में चला जाएगा और कर देगा प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे वो ये होंगे कि हाइपर एक्यूट होगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा 5 से 6 घंटे की चीज़ से, कि 5 से 6 घंटे पहले मैं ठीक था और बाद में ये हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये 1 दिन ले सकता है, इससे तो कम ही टाइम लेगा, नॉर्मली 5 से 6 7 8 घंटे इतने लेगा और बहुत गंदा सा इन्फेक्शन कर देगा आँख के अंदर। और आपको थिक क्रीमी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। जो म्यूकोप्यूरुलेंट था ना, उसके अंदर वाइटिश वाइटिश आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता था आपको मार्जिन के ऊपर आईलिड के, लेकिन इसके अंदर थिक क्रीमी डिस्चार्ज होगा, बड़ा गाढ़ा सा येलोइश सा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, जो कि आपकी आई लैशेज़ को मेटेड कर देगा और कॉर्नर प्रेजेंट होगा, आपकी आई लैशेज़ इस तरह फुल थिकी थिकी हो जाएंगी और स्टिकी स्टिकी देखने को मिलेगी। और पेशेंट करेगा कि जी मैं स्वेयर डिस्कम्फर्ट में हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ठीक है। और साथ में पेन देखने को मिलेगी अगर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो गई है। डिसऑर्डर तो हम कंजक्टिवा का पढ़ रहे हैं ना, कॉर्निया का तो कोई रोल नहीं है, अगर वो वहाँ से कॉर्निया को भी इन्फेक्ट कर देगा तो पेन देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। तो उससे पहले पहले ट्रीट कर लेना कि कॉर्निया की तरफ केस नहीं जाने देना। दूसरे साइंस जो हैं जो आपने क्लिनिक में देखने हैं वो ये होगा कि ऑडिमेटस आईलिड्स होंगे, मतलब दोनों आईलिड्स बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगी, उसकी आंखों के गिर्द भी अच्छी खासी स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, मोटी मोटी आई आंखें हो जाएंगी, साइडों से बाहर से देखने को मिलेंगी। पेरियोकुलर और डीमा टेंडरनेस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइडों पे भी फुल टेंडरनेस देखने को मिली, सख्ती होगी, मोटा मोटा आंखें होगी बाहर से। और हाइपरीमिक कंजक्टिवाइटिस होगा, मतलब जो कंजक्टिवा है, जो पल्पेब्रल है या फोनिकल है या फिर बल्बर है, सारा का सारा रेड कंजक्टिवा होगा, रेड वेलवेटी अपीयरेंस होंगी उसकी। और कीमोसिस देखने को मिली। कीमोसिस क्या होता है? कीमोसिस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो एडीमा पड़ा जा रहा है, ठीक है। एडीमा जो आईलिड के अंदर है ना, वो एडीमा हमारा कंजक्टिवा के अंदर भी पाया जाएगा, तो उसको हम कीमोसिस कहेंगे। इन्फ्लामेशन होती है, सेल्स की इन्फ्लामेशन हो जानी, अगर उसके अंदर पानी पड़ जाना तो उसको हम कीमोसिस कहेंगे। अगर कंजक्टिवा के अंदर पानी पड़ जाता है तो उसको हम कीमोसिस कहेंगे। और हो सकता है कि विद और विदाउट मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में अगली वीडियो में ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगा, मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस के अंदर कि एक मेम्ब्रेन बन जाती है। अगर आपका ये कंजक्टिवा है ना, इसके ऊपर एक स्पेशली न्यू मेम्ब्रेन बन जाती है और वो आपके कंजक्टिवा के अंदर ऐसे इंसर्ट हुई होती है, अगर आप उसको रिमूव करते हो तो अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है आई से। तो हो सकता है कि इस केस में भी कीमोसिस तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको हो सकता है कि मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी देखने को मिले। और पेरीओकुलर जो लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी, जो आंखों के आगे और पीछे जो हमारे लिम्फ नोड है ना, उनकी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, वहाँ तक इन्फेक्शन फैला होगा हमारा, कि लिम्फ नोड्स के अंदर भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। और कॉर्नियल अल्सर हो सकते हैं कि अगर आप ट्रीट नहीं करोगे केस को तो केस कॉर्नियल अल्सर की तरफ चले जाएगा। हम पिक्चर से देख लेते हैं कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा आपके पास। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा क्रीमिश डिस्चार्ज है, येलिश कलर का थिक डिस्चार्ज है, ठीक है। और आपको सारा का सारा कंजक्टिवा रेड देखने को मिल रहा है, बेशक वो पल्पेब्रल हो, बल्बर हो या फिर फोनिकल कंजक्टिवा हो, अच्छी खासी रेडनेस है। अगर वो कॉर्निया को इन्वॉल्व कर देगा तो कॉर्नियल अल्सर देखने को मिलेंगे। उसके बाद डायग्नोस हमने किस बेस पे करना है? क्लिनिकली डायग्नोस करना है, क्योंकि मैं आपको सिम्टम्स बता दिए हैं, साइंस बता दिए हैं। और आपने सबसे पहले पूछना है कि पेशेंट को जेनिटेलिया यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर वो होगा तो आपने कंफर्म कर देना है कि ये गोनोकोकाई ही है। और फिर लैब डायग्नोसिस करनी है, लैब के टेस्ट करवाने हैं। लैब के टेस्ट में क्या होगा? एक तो ग्राम स्टेनिंग होती है। आप लोगों को पता है कि जो नाइजीरिया गोनोरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। फिर आप सोच रहे होगे कि हमने कल्चर क्यों करवाना है?
जो कल्चर होता है ना, ये कल्चर कंफर्म करता है कि बैक्टीरिया है कौन सा है। ठीक है, अब नाइजीरिया गनोरिया ग्राम नेगेटिव हमने कंफर्म कर लिया हुआ है, लेकिन नाइजीरिया गनोरिया ये किसने कंफर्म करना है? ये कल्चर ने करना है। उसने सिर्फ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव कंफर्म करना है, ग्राम स्टेनिंग ने। और सेंसिटिविटी में हम देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी मेडिसिन को ये सेंसिटिव है बैक्टीरिया। ठीक है, ये 3 तरह के स्टेनिंग करवानी लैब टेस्ट हैं। ग्राम स्टेनिंग हो गया, कल्चर हो गया और सेंसिटिविटी हो गया। फिर पेशेंट को हमने हमेशा हॉस्पिटलाइज करना है, अपनी आंखों के सामने ट्रीटमेंट करना है। अगर वो अल्सर की तरफ चला गया ना, केस कोर्नियल अल्सर की तरफ, तो बहुत सीवियरिटी हो जाएगी। तो उससे पहले पहले ही उसको हमने ट्रीट करना है। तो दूसरा कंजक्टिवल स्मीयर लेना है। स्मीयर मैंने आपको बताया, स्मीयर लेके लैब में भेजना। लैब में ग्राम स्टेनिंग होगी, सेंसिटिविटी होगी, कल्चर होगा, और उसकी बेस पे आप ट्रीटमेंट करें। नॉर्मली इतना टाइम नहीं लेते हम, कोर्नियल अल्सर की तरफ केस चला जाता है, उससे पहले पहले ही हम ट्रीट करते हैं, ताकि उस चीज़ से बच सकें। हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं पहले ही। तो वो टेस्ट तो बाद की बेस है ना, कि बाद में पता चलेगा सेंसिटिविटी क्या है या कल्चर क्या है। इरिगेशन करेंगे, आँख को अच्छी तरह साफ़ करेंगे, जहाँ पे पस वगैरह प्रेजेंट होगी सारी चीज़ें रिमूव करेंगे, क्रस्ट वगैरह और जो आई लैशेज़ अच्छी तरह साफ़ करेंगे सारा। और फिर एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स दे देंगे। एंटीबायोटिक्स में हम ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। ठीक है, दिन टाइम ड्रॉप्स डालो, रात टाइम क्रीम डालो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जेंटामाइसिन, टोब्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह। ठीक है, और ऑइंटमेंट्स में देख सकते हैं पॉलीफेक्स वगैरह, जो कि क्रीम है आँख में डालने के लिए। और इस केस में हमने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत सीवियर केस है। औरली भी दे सकते हैं या फिर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, ताकि हम क्विकली ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करना है, कॉर्नियल अल्सर की तरफ केस नहीं जाने देना। और फिर एट्रोपिन देंगे अगर कॉर्नियल अल्सर हो गया होगा। ठीक है, ताकि पेशेंट को पेन ज़्यादा फील ना हो। आपको पता है ये पीपल को डायलेट करता है, और जब कॉर्नियल अल्सर होता है तो उसमें पीपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होती है।